नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जो आपका CDP का बाल विकास का बनाया गया है उसमें सिलेबस आपका है CCE लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बनाया गया है, ठीक है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नाम अब यहाँ पे आप देखिएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी कर दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में पहला C को हम कंटिन्यूअस कहते हैं और उसके साथ एंड है, और दूसरा C को कम्प्रहेंसिव कहते हैं और E को इवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको सतत और व्यापक भी देखने को मिलेगा, सतत एवं समग्र भी देखने को मिलेगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या था, आप पहले जब देखते थे, यानी बात करेंगे हम लोग 2009 के पहले की बात करेंगे, तो जो हम लोग का यहाँ पे जो आकलन का क्राइटेरिया था वो 2 एग्ज़ाम होते थे। आप देखे होंगे 2 एग्ज़ाम होते थे, एक होती थी वार्षिक परीक्षा और एक होती थी अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। हाफ ईयरली और एनुअली 2 ही एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। तो ये इसमें कितने महीना का गैप हो जाता था? 6 महीने का, और बीच में कोई भी परीक्षा नहीं आयोजित की जाती थी, ठीक है। जिससे क्या हो पाता है कि बच्चा का एक निश्चित समय अंतराल पर यहाँ पर जो है आकलन नहीं किया जा सक रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे एक सुझाव आया है, उसका सारा इतिहास हम आगे बताएंगे। तो उसके लिए एक सुझाव आया कि आप बच्चों को कंटिन्यूअस यानी एक लगातार, जैसे 1 महीना या 2-2 महीना के अंतराल पर आप उसकी परीक्षाएँ, आप उसका जो है यहाँ पे समग्र रुचियाँ आप उसको जाँच करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बच्चा का यहाँ पर जो है आपको समझने में जानकारी होगा कि किस बच्चा कहाँ पर विकास नहीं कर रहा और कहाँ पर विकास इसका रुक रहा है, ठीक है। और कंप्रहेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया एक कंटिन्यूस लगातार हर 2-2 महीने पर हम लोग लेंगे, ठीक है। कंप्रहेंशन का मतलब उसके सभी क्षेत्र, मतलब पढ़ने वाला क्षेत्र का भी जानकारी लेना था और नहीं पढ़ने वाले क्षेत्र में मतलब उसका क्या जानकारी है, ठीक है। यानी पढ़ाई का क्षेत्र और पढ़ाई से बाहर का क्षेत्र, जैसे खेल कूद, रुचियाँ, गतिविधियाँ, ये सारी रुचियाँ, ठीक है। तो इसी दोनों को मिला के सतत और व्यापक मूल्यांकन बना है, यानी लंबे गैप को कम करने के लिए इसका सिफारिश आया था। चलिए इसका देखते हैं। ये तो हम लोगों ने अपने से देख लिया, अब इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या इसमें कहा गया है, ठीक है। देखिए, यदि किसी भी बच्चा का मूल्यांकन एक निश्चित समय और अंतराल पर उसके सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है तो यह मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि एक लंबे गैप को कम किया करके एक निश्चित समय पर, जैसे अगर विद्यालय चाहती है कि 2-2 महीना पर बच्चा का हम टेस्ट लें, तो जो चैप्टर हमने पढ़ाया उस चैप्टर का हमने क्या किया, बच्चा का टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो ये 2-2 महीना पर या 1-1 महीना पर जैसा भी आपका चाहते हैं लेते रहते हैं। तो क्या होता है, बच्चों की कमियां पता चलती रहती, किस क्षेत्र में किस सब्जेक्ट में बच्चा कितना कमज़ोर है, ठीक है। तो ये एक लगातार क्रम में निश्चित रूप से लेना जो है यही आपका कहलाएगा सतत, ठीक है। और सतत के साथ व्यापक मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन में होता है कि उसके शैक्षिक क्षेत्र और स्वशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में यदि हम उसका आकलन कर रहे होते हैं तो वो होता है व्यापक, ठीक है। तो एक लगातार एक निश्चित समय पर और सभी क्षेत्रों मतलब व्यापक रूप में यदि हम लेते हैं तो उसी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, हो क्या रहा था कि विद्यालयों में एक प्रभावी और नियमित रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता एक लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था, ठीक है।
बहुत लंबे समय से विद्वानों के बीच में यह बातें उभर कर आ रही थी कि बच्चों में जो होता है, जो हम लोग वार्षिक और अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीना पर जो परीक्षा लेते हैं, इसमें बच्चों के बीच बहुत गैप होता है उसके सब्जेक्ट को जानना कि वो बच्चा किस चैप्टर में, किस विषय में कितना रुचि रख रहा है और नहीं रख रहा है। ठीक है, तो ये एक लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था कि लगातार एक कंटिन्यूअस जो है, सी मतलब पहला सी मतलब कंटिन्यूअस, कि लगातार बच्चों का परीक्षा आयोजित करवाया जाए, छोटे छोटे पार्ट में बांट करके लिया जाए, 10-10 नंबर का लिया जाए, लेकिन लिया जाए जिससे बच्चा का हर सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा हो और शिक्षक को भी यह जानकारी मिल पाए कि यह बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका अब क्या हुआ, अनुभव तो किया जा रहा था, तो इसमें देखिए जिसमें सबसे पहले सुझाव NEP 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने लाने को कहा था। ठीक है, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, वही इस बात को यहाँ पर लाने की बात कही थी, लेकिन उतना दिनों तक इस पर काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, NCF 2005, NCF जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेम या इसी को हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, 2005 में शैक्षिक और शैक्षिक को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक है, अब नेशनल करिकुलम फ्रेम जो NCF 2005 है, उसमें कहा गया कि बच्चा का सिर्फ यहाँ एग्जाम लेकर के परीक्षा लेकर के उसका मार्क्स मत दीजिए, अब उसका सभी क्षेत्रों का पहलू का मूल्यांकन कीजिए, यानी शैक्षिक क्षेत्र पढ़ने वाला क्षेत्र में भी और शैक्षिक क्षेत्र मतलब उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खेल कूद, सामाजिक रुचियाँ, सारे चीज़ की जाँच कीजिए। ये आपको शैक्षिक में आ गया। ठीक है, देने को बात कही गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, इसके बाद RTE 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 29 क में CC को विद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रश्न देखिए आ सकता है कि किस में यहाँ पे CC को लाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो धारा 29 क में। ठीक है, और किस में, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 29 क में CC को विद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद देखिए सबसे पहले सन 2009 ईस्वी में CBSE ने 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लागू किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर CC को सबसे पहले किसने लागू किया, तो CBSE ने लागू किया था, और किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब देखेंगे तो इस प्रकार पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से CCU को लागू कर दिया गया है। ठीक है, आपके यहाँ भी CCE चल रहा है और सभी राज्यों में पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है और झारखंड में भी लागू किया गया है CC पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे 2 तरह का, जैसे मूल्यांकन की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको छोड़ देते, जो लिखा हुआ इसको हटाइए, अभी पहले समझिएगा आप लोग। जैसे मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन तो इसका दो गो भेद हो गया मूल्यांकन का। एक हो गया देखिए सतत, और एक देखिए हो गया व्यापक। मूल्यांकन को 2 भाग में बांटा गया, एक सतत और एक को व्यापक, या इसी को हम कहेंगे समग्र। ठीक है, इसी सतत को क्या कहते हैं, ये पहला C सतत है और दूसरा C समग्र या व्यापक है। ठीक है, और E जो है यहाँ पर ये है इवैल्यूएशन। क्लियर, यानी कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन और एगो कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन होता है। क्लियर हो गया ना, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको एवैल्यूएशन को में सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ये आपको जानना है कि सतत का अर्थ क्या होता है, सतत मूल्यांकन में क्या क्या होता है। ठीक है, यानी अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि CCE में, प्रश्न कैसे रहता है, CCE में सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए अभी आपको CCE का आज जो है हम आपको अभी देखिए अभी यहाँ पे थ्योरी क्लास करवा रहे हैं। कौन सा क्लास करवा रहे हैं, थ्योरी। इसके बाद जो हम सेशन लेकर के नेक्स्ट आएंगे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और एक और क्लास होगा जिसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्सअप होगा, जो कंप्लीट क्लास आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है आप जानिएगा। ठीक है, देखिए सतत शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंटिन्यूअस शब्द का रूपांतरण है, मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला, जिसका अर्थ होता है शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों का मूल्यांकन एक निश्चित समय पर लगातार करते रहना सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि जनवरी में आपने 1 पाठ पढ़ाया, 2 पाठ पढ़ाया, 3 पाठ पढ़ाया और उसको जनवरी के लास्ट में आपने उस बच्चा का एग्जाम ले लिया। इसी तरह से आपने रूटीन बनाया हुआ है कि फरवरी में आपने पढ़ाया जो पार्ट, उसका फरवरी के लास्ट में एग्जाम ले लिया। तो ये एक रूटीन बना लेना है कि हमको जनवरी के लास्ट में, हर महीना के लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा है वो ले लेना है। इससे क्या होगा कि हर बच्चा का जब आप कॉपी जाँच करेंगे तो क्या होगा, बच्चा में कंटिन्यूअस बनेगा कि अगर हम कम लाएँ तो अगर हमको ज़्यादा लाना है, अगर हमको ज़्यादा लाना है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी, एकदम कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस बना करके आप हो सकता है कि 2 महीना पर ले, आप हो सकता है कि 3 महीना, लेकिन 3 महीना पर लेते तो हर 3 महीना पर आपको ले ही लेना है। अगर 2 महीना पर लेते तो हर 2 महीना पर आपको ले लेना है। तो एक निश्चित अंतराल पर जो लेना है उसी को हम लोग कंटिन्यूस रहना कहते हैं। तो ये सतत कहलाता है, ठीक है, उसी को हम लोग सतत कहते हैं, ठीक है। देखिए सतत मूल्यांकन में क्या होता है, सतत मूल्यांकन में क्या होता है समझ आइए कि कंटिन्यूस एवोल्यूशन में होता क्या है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सतत मूल्यांकन में क्या होता है, 2 तरह का मूल्यांकन आप लोग करते होंगे, अपने स्कूलों में देखते होंगे। जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम लोग लेते हैं FA, यानी FA1, FA2, FA3, FA4 4 को हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और दूसरा होता है देखिए योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं, एसे कहते हैं, ठीक है। तो FA और एसे हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव असेसमेंट हो गया योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो सतत मूल्यांकन में 2 चीज़ आता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन और समेटिव योगात्मक मूल्यांकन हम लोग करते हैं, और इस तरह से उनका हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। फॉर्मेटिव FA और एसे के बारे में लोग जान जाएंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चों के गैप को कम किया जाता है और इसका मूल्यांकन एक निश्चित समय 2 महीना 3 महीना में लगातार किया जाता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो हर 1 महीना या 2 महीना के अंतराल पर आपको करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो शिक्षण के अंत में किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यार्थियों में कितना सीखा है और कितनी उपलब्धि की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो ये जैसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए, अगर FA1 FA2 ले लिए तो फिर हम लोग एक SA1 लेंगे, यानी एक जो है ये FA1 FA2 के बाद में किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी ने अब कितना सीखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में 40% का वेटेज रखा जाता है, ठीक है। 40% का वेटेज रखा जाता है, जिसमें FA1 FA2 FA3 FA4 होता है, और इसको लोग 10-10 नंबर में बांट करके करते हैं, ठीक है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए किया जाता है, और कितनी उपलब्धि प्राप्त की इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम सीखने का आकलन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा ने कितना सीखा, इसके लिए जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है, यानी सीखने का आकलन, और फॉर्मेटिव असिस्टेंट में सीखने के लिए आकलन होता है। दोनों में अलग अलग है, एक असेसमेंट फॉर इवैल्यूएशन है, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो SA1 क्या होता है, एसे क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। FA क्या होता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है। चलिए देखिए रिजल्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, यही आप लोग रिजल्ट तैयार करते हैं, अगर विद्यालय में होंगे तो आप लोग रिजल्ट तैयार करते होंगे, ठीक है। देखिए पहला 6 महीने के अंदर क्या होता है, तो 2-2 महीना पर हम लोग यहाँ FA1 लेते हैं 10 नंबर का, एक FA2 लेते हैं 10 नंबर का, उसके बाद SA1 लेते हैं 30 नंबर का, मिला के कितना हो गया 50 मार्क्स का हम लोग लेते हैं। और सेकेंड 6 महीना हम लोग क्या करते हैं, FA3 10 मार्क्स का एक बार लेते हैं, FA4 10 मार्क्स का लेते हैं, और SA2 30 मार्क्स का लेते हैं, 50 मार्क्स हो गया। और दोनों मिला के कितना रिजल्ट तैयार होता है, तो 50-50 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दोनों में कुछ अंतर है इस प्रकार का, देखिएगा यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में रिजल्ट को क्वांटिटी मात्रा में दिखता है, ठीक है। मात्रा में छात्र ने कितने मार्क्स लाए, जिसमें ऐसे टाइप टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, रिटन टाइप टेस्ट होता है। इसमें सभी परीक्षण आते हैं जो शिक्षक अंत में करते हैं, ठीक है। SA1 में क्या होता है, तो SA1 में हम SA1 जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसमें रिजल्ट का क्वांटिटी देखा जाता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब परसेंटेज देखा जाता है, 70%, 80%, 90%, ठीक है। और मात्रा में छात्र कितने मार्क्स लाए इसको पता किया जाता है, किसे, ऐसे से, ठीक है, समेटिव एवैल्यूएशन से, ठीक है। जिसमें क्या क्या प्रश्न रहता है, ऐसे टाइप टेस्ट हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहता है, और रिटन टाइप टेस्ट, सब मिला के होता है। और जो शिक्षक क्या करते हैं, तो हाफ ईयरली जो होता है वैसे लास्ट में हाफ में करते हैं, ठीक है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन जिसको हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन रहते हैं, इसमें रिजल्ट का क्वालिटी दिखाता है, जिससे छात्रों को रेटिंग स्केल चेकलिस्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्रों का क्वालिटी दिखाया जाता है, और SA1 में छात्रों का क्या दिखाया जाता है, क्वांटिटी, जिसमें परसेंटेज निकाल के आप दिखाते हैं। लेकिन FA1 में क्या करते हैं, तो छात्र का क्वालिटी दिखाते हैं, गुण दिखाते हैं कि कौन सा छात्र कितना बढ़िया कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, अध्यापक जो होते हैं वो FA1 FA2 FA3 FA4 और ऐसे का मतलब SA1 SA2
जो सालों भर करता है, जिससे वह डाटा बच्चा का एकत्रित करते हैं और बच्चों को सीखने संबंधी सतता आती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर सीखने में सतता कंटिन्यूअस का उनका पता चल पाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कंटिन्यूअस का जो है आप देखिएगा, ये जो कंटिन्यूअस है आपका फर्स्ट इसमें पूछता है कि जो CCE है, देखिए पूछता है कि जो CCE है उसमें फर्स्ट सी क्या है और सेकेंड सी क्या है। ठीक है, ये तो एवेल्युएशन है, लेकिन फर्स्ट सी और सेकेंड सी दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है फर्स्ट सी, जिसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, ये सतत मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन में क्या होता है, देखिए हमने अलग से एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, सतत मूल्यांकन होता है, उसमें दो तरह के आपको मूल्यांकन करने पड़ते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते हैं आप, जिसको FA1, और निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और समेटिव असेसमेंट, समेटिव एवेल्युएशन, जिसको ऐसे हम लोग कहते हैं, और इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में इसमें क्या होता है कि बच्चा का क्वालिटी उभर के आता है, उसका गुण उभर के आता है, और ऐसे में क्या आता है, क्वांटिटी उभर के आता है कि कितना मार्क्स लाएं। ठीक है, अब देखिए जो FA1 है उसमें क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, तो FA1 को कैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें ग्रेडिंग पद्धति रहता है, पोर्टफोलियो बच्चे का रहता है, प्रोजेक्ट दे करके करते हैं, चेकलिस्ट करते हैं। ठीक है, और योगात्मक SA1 में क्वांटिटी में ऐसे टाइप टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं, और रिटेन टाइप टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चा का क्वांटिटी पता करते हैं। ठीक है, तो FA1 में क्वालिटी और SA1 में क्वांटिटी, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन में क्या क्या शामिल होता है, FA1, FA और SA। ठीक है, क्या शामिल होता है, FA और ऐसे को शामिल करते हैं, ये याद रखिएगा सतत मूल्यांकन में, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सतत मूल्यांकन में FA और ऐसे शामिल होता है, बाकी इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये सतत मूल्यांकन में FA और ऐसे शामिल होता है। देखिए FA और ऐसे शामिल होता है, निर्माणात्मक और योगात्मक शामिल होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी शामिल होता है, ये आपका सतत का अर्थ है। ठीक है, फर्स्ट सी में पूछेगा क्या शामिल होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें शामिल होता है, निर्माणात्मक और योगात्मक होता है, ये किस में होता है, तो सतत में होता है, क्योंकि हम परीक्षा लेकर के उनका कंटिन्यूअस जांच कर रहे होते हैं। तो परीक्षा जो हम लेते हैं उसमें FA होता है और ऐसे होता है। FA 4 भाग होता है, FA1, FA2, FA3, FA4, ऐसे 2 भाग होता है, SA1, SA2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर एक सेकेंड सी का क्या अर्थ है उसको देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड सी को देखिए यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड सी को कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन, यानी अगर बच्चा का जो यहाँ पर इवेल्युएशन है बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, बहुत बड़े पैमाने वाइड एरिया पर किया जा रहा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन में बच्चा का दो पक्ष का यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा होता है। एक होता है देखिए कोलास्टिक एरिया का, और एक होता है को कोलास्टिक एरिया, मतलब शैक्षिक क्षेत्र का और शैक्षिक क्षेत्र का, दोनों क्षेत्रों का जिसमें मूल्यांकन होता है वो व्यापक या समग्र मूल्यांकन से होता है। देखिए आपको यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्या कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, देखिए तो आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि सतत में क्या होता है और व्यापक में क्या होता है। तो सतत में आपने देखा किसका जांच हो रहा था, पढ़ाई का, FA और ऐसे के माध्यम से हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्यापक और समग्र में हम किसका कर रहे हैं, तो व्यापक में उसके शैक्षिक क्षेत्र का और शैक्षिक क्षेत्र का। याद रखिएगा दोनों में दो चीज़ अंतर है, उसमें FA से और इसमें शैक्षिक और शैक्षिक कार्य का जांच होता है किसमें, व्यापक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया कोलास्टिक एरिया और एक हो गया को कोलास्टिक एरिया, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे कोग्नेटिव यहाँ पर है डोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, और यहाँ पर एक है साइकोमोटर डोमेन, जिसको कहते हैं भावात्मक पक्ष, ठीक है। यानी हम लोग व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का कर रहे होते हैं। तो अब देखिए कोलास्टिक एरिया में क्या होगा, जैसे कोलास्टिक एरिया में शैक्षिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चा शिक्षा किसका लेता है, गणित का लेता है, विज्ञान का लेता है, समाजशास्त्र का लेता है, हिंदी का लेता है, अंग्रेजी का होता है। तो ये कोलास्टिक एरिया के अंतर्गत इस सब्जेक्ट का हम लोग जाँच करेंगे, ठीक है। और शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, तो शैक्षिक क्षेत्र जो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके हम लोग जो बाहरी वातावरण में बच्चा का देख रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या है, वो डिसिप्लिन में कैसा है, उसका जीने का लाइफ स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और वो खेलकूद में कैसा है। ये जो बाहरी वातावरण से हम जो बच्चा का जांच कर रहे हैं वो हमारा शैक्षिक क्षेत्र है, ठीक है। यानी शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र किस में आता है, तो ये आपका आता है
कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन में, समग्र मूल्यांकन में आता है। क्लियर हो गया होगा ना। और यहाँ पे जो आकलन किया जाता है FA1 और ऐसे ये किस में आता है आपको, तो ये कंटिन्यूअस एवोल्यूशन में आता है, जिसमें बच्चा को हम लोग ग्रेडिंग करके यहाँ पर उसका मार्क्स तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आप जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो एक ये सब्जेक्ट का रहता है और एक बाकी बच्चों के साथ कैसा संबंध रहा, स्कूल के शिक्षक के साथ कैसा संबंध रहा, खेल में कैसा रुचि रहा, ये सभी कार्ड में आपको देखने को मिलता है और इस पर भी आपको क्या करना रहता है, नंबर देना रहता है। तो इस तरह से शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र को मिला करके कौन सा मूल्यांकन बनता है, तो व्यापक मूल्यांकन बनता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बनता है और समग्र मूल्यांकन बनता है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए आगे, व्यापक मूल्यांकन जिसमें दूसरा C का अर्थ, समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख ही लीजिएगा, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन जब आप थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप खुद व खुद बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको तो हमने यहाँ पे बता ही दिया है कि आपको सारा सब्जेक्ट हमने इस कदर तैयार किया है कि ड्यू टू पॉइंट, ठीक है, मतलब बाहर का कोई भी चीज़ विशेष हमने रखने का नहीं किया, प्रयास किया है। केवल जो ज़रूरी बात है वही हम आपको यहाँ पर बता करके उसका PDF बना करके आपके बीच देते जा रहे हैं और बहुत ही कम राशि में आप यहाँ से सारा PDF बहुत ही मेहनत से बनते हैं और आप बहुत ही कम थी में आप यहाँ से ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका सब चीज़ ओरिजिनली रूप से आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर CDP का जिनको भी इच्छा हो कि आप यहाँ से सभी जो 7 टॉपिक आपको एग्जाम में आ रहे हैं वो 7 टॉपिक लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से CDP परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो व्यापक शब्द के बारे में देख लीजिएगा। व्यापक शब्द अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास, समग्र विकास, व्यापक विकास और सर्वांगीण यानी 360 डिग्री का विकास, संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यापक शब्द अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जैसे उसका पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और उसका सामाजिक गुण, आर्थिक गुण, चारों तरफ राजनीतिक गुण, सभी चीज़ों का जब हम अवलोकन करते हैं तो वो होता है बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो बच्चा का सर्वांगीण विकास को ही यहाँ पर C कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन में क्या क्या होता है उसका भी हमने यहाँ पर लिस्ट आपको तैयार कर दिया है। देख लीजिएगा व्यापक और समग्र में क्या होता है। तो व्यापक मूल्यांकन में 2 क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे होते हैं शिक्षक, एक शैक्षिक क्षेत्र का और एक शैक्षिक क्षेत्र का, जिसको हम लोग कोलास्टिक एरिया कहते हैं और कोलास्टिक एरिया कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, ये कक्षा के अंदर बच्चा का हम मूल्यांकन करते हैं, जिसमें विषय को रखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषयों को रखते हैं, तो कोलास्टिक एरिया हो गया। और इसमें संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कॉग्निटिव डोमेन का किया जाता है। ठीक है, और शैक्षिक क्षेत्र में होता क्या है, तो ये कक्षा के बाहर बच्चा का मूल्यांकन होता है, जिसमें बच्चों का क्या देखा जाता है, फिजिकली जांच के माध्यम से सब कुछ करते हैं, उनका वैल्यू क्या है, उनका डिसिप्लिन कैसा करते हैं, उनका जीने का स्किल कैसा है, उनका आदत कैसा है, ये सभी उनका शैक्षिक क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, इसमें भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन तथा गत्यात्मक पक्ष जो है साइकोमोटर डोमेन का मूल्यांकन होता है। इसमें एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो आपने व्यापक का अर्थ समझ लिया। व्यापक में शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का होता है। शैक्षिक के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई का हो गया, ठीक है, और गैर शैक्षिक के अंतर्गत उसका लाइफ स्किल हो गया। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बच्चों में व्यापकता का अर्थ यह हुआ कि बच्चे का शैक्षिक पक्ष के साथ साथ शैक्षिक पक्ष में कितना सीखा और क्या सीखा। तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष होंगे तो व्यापक मूल्यांकन होगा, और एक निश्चित क्रम पर एक निश्चित समय पर होगा तो सतत मूल्यांकन होगा। ये सतत और व्यापक दोनों मिलकर के एक मूल्यांकन बनाते हैं, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का द्वारा क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, समग्र विकास किया जाता है, 360 डिग्री पर विकास किया जाता है। किसके द्वारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक बार फिर से यहाँ पर लिस्टेड दोनों किया गया है। ठीक है, सतत व्यापक में पहला C का मतलब कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है और दूसरा C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और ये दोनों के लिए कंटिन्यूअस एवोल्यूशन और कॉम्प्रिहेंसिव है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन हो गया, इसको शॉर्ट में भी यहाँ बना दिए हैं। सतत मूल्यांकन में 2 होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव होता है, और व्यापक मूल्यांकन में 2 होता है, शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र होता है। ठीक है, एक होता है FA का मतलब निर्माणात्मक और समेटिक मतलब योगात्मक। इसमें क्वालिटी होता है, इसमें क्वांटिटी होता है, इसमें ग्रेडिंग विधि से करते हैं, इसमें टेस्ट लेके ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव रिटेन,
और शैक्षिक क्षेत्र मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, और यहाँ पर भावात्मक में साइकोमोटर डोमेन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें शैक्षिक क्षेत्र में हम विषय का रुचि लेकर के उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, और भावात्मक पक्ष में बच्चा का वैल्यू, डिसिप्लिन को दे करके, लाइफ स्किल को दे करके, एटीट्यूड को दे करके, स्पोर्ट्स को दे करके हम पता कर रहे होते हैं। इस तरह से बच्चा का यहाँ पर दोनों से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से उनका समग्र विकास होता है, इसलिए इसको समग्र विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इसका आवश्यकता क्यों महसूस किया गया है, क्यों इसका जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको जान लेना है। ठीक है, देखिए सीसी इज इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट। सीसी का जो है विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सीसी क्यों महत्वपूर्ण है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सभी पहलुओं का विकास विद्यालय विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालक का जो विकास है उस समग्र सीसी के माध्यम से करना बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कारण है। फर्स्ट कारण देखिए यहाँ पे हम लेकर के आए हुए हैं, सीसी के मूल्यांकन से बच्चों में नियमित अध्ययन की आदत हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे अगर एक महीना में 2 पाठ पढ़े हैं, अगर 2 पाठ का आप परीक्षा ले लिए तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे ये दोनों पाठ में कहाँ कमज़ोर है। अगर कमज़ोर हैं तो उनको यहाँ पर क्या होता है, इनको यहाँ पर बताया जाता है कि इस क्षेत्र आपको कमज़ोर है, इसलिए बच्चे क्या करेंगे, उसको अच्छा से होमवर्क करके आएंगे और फिर आगे पुनः पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे में क्या होता है, अध्ययन करने का आदत पड़ जाता है। दूसरा में सीसी के द्वारा क्या होता है, बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का पहलू होता है। ठीक है, मूल्यांकन होता है, इसमें बच्चा का ज्ञान का, उसका हाव भाव, रहन सहन का, उसके क्रियाकलाप का मूल्यांकन होता है सीसी के द्वारा, क्योंकि अगला सीसी में व्यापक है, व्यापक में बाहरी चीज़ों का भी, फिजिकल का भी जाँच होता है। सीसी के मूल्यांकन से शैक्षिक तथा शैक्षिक पक्षों का विकास होता है। सीसी का जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें किसका होगा, शैक्षिक का भी होगा और शैक्षिक दोनों पक्षों का विकास होगा, क्योंकि आपने व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आपने देखा है, तो व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक के साथ शैक्षिक पक्षों का भी विकास हो पाता है। ठीक है, अगला है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में कभी का पता लगाया जाता है जिससे कि उसके विषय में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब कंटिन्यूअस शिक्षण कंटिन्यूअस चल रहा होता है तो इससे विद्यार्थियों में कमी का पता लगाया जाता है, पता चल जाता है कि विद्यार्थी का किस विषय कमज़ोर है और कौन सा विषय उसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। सीसी के द्वारा मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारा जाता है, विद्यार्थियों में अधिगम स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा या सभी। यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक अच्छे परीक्षण जो हम लोग परीक्षण करते हैं, वो एक अच्छा परीक्षण कब होता है, तो याद रखिएगा एक अच्छा परीक्षण वही माना जाता है जिस परीक्षण में, जिस पेपर में वैधता भी हो, विश्वसनीयता भी हो और वस्तुनिष्ठा भी हो। यानी वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठा तीनों चीज़ जिसमें होता है वो जो है परीक्षण आपकी अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी एक अच्छे परीक्षण के लिए वैधता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए और उसमें वस्तुनिष्ठा भी होना चाहिए। जैसे आप एक प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, एक प्रश्न बना रहे हैं, कोई प्रश्न आपका निर्माण कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का परीक्षण करने के लिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वैधता मतलब वैलिड होना चाहिए कि अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर उसमें सब मिला के है कि नहीं, वो वैधता हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें, यानी प्रश्न जो बनाया गया है वो विश्वसनीय है कि नहीं, कि जिस चैप्टर से आपको बनाना था, जो टॉपिक से, जिस क्लास का बनाना था उससे है कि नहीं, और उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता है कि नहीं। अगर वैधता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो तो आपका जाके एक अच्छा परीक्षण माना जाता है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस पर बल देता है। ठीक है, ये सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न था। बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण, बच्चों के व्यवहार को सुधार करना, कभी कभी कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोड़ देता है, तो यहाँ पे बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण, ये होता है जो CCE है, आप जान रहे हैं CCE, ये कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार क्रमिक परीक्षण करता है। ठीक है, तो ये लगातार वाला जो शब्द आएगा वो समझिए आपका सतत में चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। जो हमारा मूल्यांकन किया जाता है उपागम, उसमें किसको प्राथमिकता दिया जाता है, शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण उद्देश्य को।
ठीक है। तो देखिए मूल्यांकन में आप यह जांच करते हैं कि आपने जो पढ़ाया, जो आपने शिक्षा दिया, वो शिक्षण उद्देश्य को बच्चा पूरा किया कि नहीं किया, ठीक है। तो मूल्यांकन उपागम में शिक्षण उद्देश्य को पूरा किया जाता है। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्य इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? यूटेट उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। कल की थ्योरी क्लासेज में आप लोगों ने सभी को देखा होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको बताया गया था, सतत, हाँ ठीक है, सतत और व्यापक दो हैं। सतत में क्या होता है? फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी एफए और ऐसे शामिल होता है सतत में, ठीक है। अब व्यापक में क्या क्या शामिल हो रहा था, बहुत अच्छी क्लासेज हमने आपको थ्योरी की दी थी। अगर सही लिखा होगा तो यहाँ पर राइट जरूर लिख के कमेंट कीजिएगा कि आपको कल का थ्योरी क्लास कैसा लगा, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अब रही बात तो यहाँ पर व्यापक में क्या होता है, तो व्यापक में होता है, देखिए ये जो व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि सीसीई में हमने आपको बताया था कि दो पार्ट में बढ़ गया, एक हो गया कंटिन्यूअस एवेल्यूएशन और एक हो कंप्रहेंसिव एवेल्यूएशन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और कंप्रहेंसिव दो चीज़ होता है। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार परीक्षण और कंप्रहेंसिव मतलब उसके सभी पक्षों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कंप्रहेंसिव में यानी एक कंप्रहेंसिव यानी व्यापक जो था उसमें दो चीज़ था, क्या था? एक शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा था और दूसरा स्वशैक्षिक क्षेत्र, ठीक है। स्वशैक्षिक क्षेत्र मतलब बच्चों का व्यवहार, बच्चों का आचरण, बच्चों का संज्ञानात्मक यानी भावात्मक पक्ष किस प्रकार का करता है, बच्चों के खेल कूद में गतिविधि, बच्चों का शिक्षक के प्रति व्यवहार, ये सभी चीज़ उसके जो होते हैं स्वशैक्षणिक में शामिल होते हैं। और शैक्षणिक में क्या था, तो शैक्षिक में आपको संज्ञानात्मक या शैक्षिक क्षेत्र कहिए तो उसमें गणित विज्ञान सभी विषयों को। तो यहाँ पे जो व्यापक में होता है उसमें क्या होता है, तो व्यापक में दोनों क्षेत्र मिला रहता है, संज्ञानात्मक और स्वसंज्ञानात्मक। इसी को कोई कहेगा शैक्षिक और स्वशैक्षिक, दोनों चीज़ होता है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों अधिक उपयुक्त है, ठीक है। परीक्षा जहाँ ली जाता था वार्षिक अर्धवार्षिक, उसके जगह पर सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों अधिक उपयुक्त है? पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है आपको कि मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र में आता है, उपयुक्त सभी। देखिए अभी परीक्षा लेने से अच्छा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई को लागू किया गया है, ठीक है। सीसीई को लागू किया, इसका मुख्य फायदा है कि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी बच्चा का पता चल जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन करते हैं लोग, और सतत और व्यापक क्षेत्र में भी हो जाता है। इसलिए अभी परीक्षा के जगह पर सतत और व्यापक मूल्यांकन करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो किस उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है इसको जानने के लिए करते हैं, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानने के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, ठीक है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है इसमें आपको यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन में हम लोग उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है उसको भी जानने के लिए करते हैं, बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई आ रही है उसको भी जानने के लिए करते हैं, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इस उद्देश्य से हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा का कोई भी क्षेत्र न छूटे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य वाला प्रश्न या निबंधात्मक वाला प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ मतलब एक नंबर या एक शब्दों में जिसका जवाब दिया जा सके, ठीक है। लघुत्तरात्मक तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी बड़े छोटे होते हैं। सत्य असत्य, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर सत्य है तो हम टिक करेंगे, असत्य है तो काटेंगे, या सत्य है तो केवल सत्य लिखेंगे, असत्य है तो असत्य लिखेंगे। ये एक शब्द वाले जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं, यानी सत्य और असत्य या खाली स्थान भरने वाला जो प्रश्न होता है या 4 गो MCQ क्वेश्चन, वो सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय में जो आकलन होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए वाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं।
किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड देते हैं, वाह परीक्षक अधिक अंक देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, देखिए विद्यालय आधारित आकलन का जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि जो बाहरी परीक्षक आएंगे, जो बाहरी परीक्षक करने वाले हमारे बच्चे को आएंगे, उसकी अपेक्षा जो वहाँ का शिक्षक है वो शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर रूप से जानता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए आपका कहीं पर डिप्टेशन किसी विद्यालय में किया गया वहाँ परीक्षा लेने के लिए, तो उस बच्चों के बारे में आप जितना नहीं जान पाइएगा जितना वहाँ का शिक्षक जो प्रतिदिन पढ़ा रहा है वो उसको जान रहा है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत इसी प्रकार करता है कि बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। ठीक है, ये आपको विद्यालय आधारित आकलन का सिद्धांत है। ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आपको हमने इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का कवर अप यहाँ पे कर दिया है, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो पास करने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और अच्छे से 2 बार 4 बार इसको देख लिए तो आपको 100+ करने में भी कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी यहाँ पे चाहे CDP की क्लास है, चाहे हिंदी का है, चाहे आपका यहाँ पे EVS का है या ज्योग्राफी सेशन है, ये हिस्ट्री है, सबका यहाँ पे हम इसी तरह से आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। आप यहाँ से PDF जरूर लेकर के परीक्षा में जाने से पहले तक जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके, नहीं तो फिर 2, 3, 4 नंबर के लिए अगर रोना रोइएगा किसी के पास तो ये आप सेल्फ उसका जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ से लेकर के जुड़ करके ही क्लास कर लेंगे, सभी क्लासेस ले लेंगे। अगर सिंगल किन्हीं को पेपर लेना है तो 150 रुपये करके मिलेंगे, और बाकी अगर सभी के लिए लेना है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको 500 रुपये में सभी का PDF और उसका वीडियो, साथ में आपकी क्लासेज भी ज्वाइन करवा दी जा रही है बहुत ही चीप रेट में। इसलिए आप सभी अवश्य जुड़े और अभी जुड़े। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली का कुछ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ठीक है, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति, अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन करें, परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग कोडिंग हम क्या करते हैं, तो जो अधिगमकर्ता होते हैं, ठीक है, जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसकी उपलब्धि का हम लोग आकलन जो है यहाँ पे करते हैं। किसका माध्यम से? ग्रेडिंग कोडिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं। और ग्रेडिंग कोडिंग किस में आता है? तो FA1 SA1 में हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में करते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं उसका उपलब्धि का जो हम आकलन करते हैं वो शिक्षकों को किस चीज़ में सहायता करता है? ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। समूह बनाने में, सूची तैयार करने में, अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में, या प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है, देखिए यदि अधिगमकर्ता का आप उपलब्धि का रिकॉर्ड रखे हैं, आकलन करते हैं, तो वो आपको किस चीज़ में सहायता करता है? वो आपको सहायता करेगा कि जो हमारा अधिगम विधि है उसको और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाना है। ठीक है, जो आपका अधिगम विधि है, जो लर्निंग मटेरियल आपको है, उसको और अधिक किस तरह से प्रभावशाली बनाए जिससे कि बच्चा यहाँ उपलब्धि अधिक हो, उसका आकलन अच्छा हो। तो ये विधि अच्छा रहेगा कि अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में। ठीक है, राइट आंसर इसका C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है आपको बताना है। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, दूसरा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है। इससे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ केवल वाला जब शब्द आ जाएगा CCE में तो इसको एकदम रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब क्षेत्र का जांच होता है। तो यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है, ये जो है आपका असत्य कथन है। ये असत्य कथन है। CCE क्या करता है? तो बच्चों के सभी क्षेत्रों का लगातार जाँच करता है। तो ये प्रश्न असत्य है। आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो जो असत्य है वही नहीं संबंधित है। क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग बना दिया गया है, इसको लागू कर दिया गया है, इस सभी को करना है। ठीक है, दूसरा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। तो CCE तो क्या करता है? बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में, व्यापक क्षेत्रों में इसका मूल्यांकन करता है। क्या करता है? व्यापक क्षेत्र में, जिसी को हम लोग व्यापक, जिसको वाइड एरिया में, विस्तृत क्षेत्र में करता है, यही तो CCE का कथन है। तो ये भी बिल्कुल CCE का कथन सही है।
अब यहाँ पे देखिए लिख दिया यह बच्चों का केवल बौद्धिकता, केवल तो कभी भी गलत हो जाए, केवल, ठीक है, यह बच्चों का केवल बौद्धिकता का जांच सीसीई नहीं करता है, उसके सभी क्षेत्रों का जांच करता है, केवल एक क्षेत्र का नहीं करता, इसलिए गलत है। इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल सही है, सीसीई को सभी जगहों पर लागू कर दिया गया है, अधिकार अधिनियम का अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या उद्देश्य है, केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन, ठीक है, केवल शब्द आ गया है, देखिए ये हो सकता है कि आपको गलत हो जाए। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन एकदम बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, सर्वांगीण विकास का होता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास कहता है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य ये है। केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन, केवल लग गया, बिल्कुल रॉन्ग, ये छात्र के ज्ञान कहीं नहीं करता है, ज्ञान में संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों करता है, भी गलत हो गया। केवल छात्र की समझ का करता है, ये भी गलत हो गया। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें जो चारों में है वह है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। चलिए अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता है, बिल्कुल असत्य है। यह क्या करता है बोलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, तो वह अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच करता है, यहाँ नहीं शब्द आगे इसलिए गलत है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल है, सीसीई में शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल से शैक्षिक का भी होता है, शैक्षिक का भी होता है। उसके बाद और क्या दे रहा है, निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का जांच होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही। यानी बी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही कह रहा है, सी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है, और डी भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कौन है, गलत कौन सा एक कथन है इसमें, तो गलत है कि शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता, ये नियमित जांच रहता तो हो जाता, इसलिए इसके अनुसार असत्य कथन कौन सा इसमें फर्स्ट है, बाकी तीनों कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है, सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है, सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवैल्यूएशन, ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है, ठीक है। फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार, ठीक है। और दूसरा सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है, तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है, देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया, तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाला विषय है, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच, और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेलकूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है, ठीक है। शैक्षिक है ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। चलिए, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूपी टेट 2017, ठीक है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है।
तो छात्रों को रैंक देना ये CCE का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ये CCE का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना ये CCE का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना ये भी बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर आपका C हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन CCE का एक उपकरण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो CCE का उपकरण नहीं है? ठीक है, पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए आपको जो यहाँ पे हमने C कंटिन्यूअस वाला में बताया था, तो कंटिन्यूअस वाला में आपका FA और A से, तो FA का जांच किससे होता है? तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेकलिस्ट से, उसके उपाध्यायों में रिकॉर्ड से। बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है CCE का। ठीक है, बोर्ड परीक्षा इसके आंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर, तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है CCE का, चेकलिस्ट CCE का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी CCE का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन, या आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। ठीक है, जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा, ये FA कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है? तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन FA साल भर में कितनी बार होता है? रीड 2016 में आया हुआ। ठीक है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन FA जो है 4 पार्ट में होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है ना, 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में 2 हाफ ईयरली के लिए है और 2 एनुअली के लिए होता है, तो ये 4 बार होता है। क्लियर, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, CCE शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, CCE जो है शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? स्वमूल्यांकन, रचनात्मक, आलोचनात्मक, सभी। तो CCE जो है शिक्षार्थियों में सेल्फ असेसमेंट भी सिखाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी देता है, आलोचनात्मक सोच भी सिखाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, D हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, CCE में पहला C का क्या अर्थ है बताइएगा? CCE में जो पहला C है उसका क्या अर्थ है? पंजाब टेट 2016 में पूछा है। महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में केवल अर्धवार्षिक। महीने में एक बार परीक्षा लेना ये बिल्कुल नहीं है पहला C का अर्थ। पहला C का अर्थ है कि कंटिन्यूअस, यानी नियमित, चाहे आप महीना में एक बार लीजिए, चाहे 2 महीना पर एक बार लीजिए, लेकिन 2 महीना पर जब आप नियम बना दिए तो हर 2 महीना पर होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना ही फर्स्ट C का अर्थ है। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, नियमित सतत मूल्यांकन होता है, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन होता है, किसमें? फर्स्ट C में। ठीक है, चलिए CCE में सतत के अंतर्गत क्या आता है? CCE में जो सतत है उसके अंतर्गत क्या आता है? शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है, कोलास्टिक एरिया, सहशैक्षिक मूल्यांकन, को कोलास्टिक एरिया, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, C और D दोनों। ठीक है, तो CCE में सतत के अंतर्गत क्या आता है? तो सतत के अंतर्गत आपका आता है, देखिए फॉर्मेटिव यानी FA। CCE में सतत के अंतर्गत FA और SA आता है। ठीक है, और व्यापक के अंतर्गत क्या आता है? तो शैक्षिक और सहशैक्षिक आता है। देखिए 4 पार्ट है, याद रखिएगा। ये व्यापक में शैक्षिक और सहशैक्षिक आएगा और सतत में रचनात्मक और योगात्मक आएगा, तो आंसर E सही होगा, C और D दोनों। क्लियर हो गया? इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन से इसी तरह से प्रश्न बाएं दाएं घुमा फिरा के देगा, लेकिन इतना ही के अंदर से होगा। अगर इतना का आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो आपको समझिए कि CCE से प्रश्न नहीं छूट रहा है। और यह भी आप आश्वस्त रहिए कि CCE से 2 प्रश्न रहेगा,
तो रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो CCE का हमने आपको थ्योरी भी करवा दिया और CCE का हमने आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ भी करवा दिया।